गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है हमारा प्रैक्टिस सेट साइंस का। रेलवे एग्ज़ाम्स की अगर कोई भी आप तैयारी कर रहे हो तुम में से, तो याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अगर रेलवे है तो साइंस है, साइंस है तो रेलवे है, दोनों का कॉम्बिनेशन इतना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। यानी कि रेलवे है तो साइंस है और साइंस है तो रेलवे है। समझ रहे हो नहीं मेरी बात। तो डेली है ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे जाके पीछे के ले लो। मैं बता रहा हूँ कि आपकी पूरी जो तीनों साइंस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप पढ़ोगे थ्योरी वाइज, वो एक अलग है। और ये प्रैक्टिस सेट जो है ये पूरा का पूरा एक अलग होता है। देखो कैसे होता है, देखोगे तो पता चलेगा, नहीं देखोगे तो पता कैसे चलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आरपीएफ का एग्ज़ाम, जैसे कि अभी एएलपी का एग्ज़ाम जून में होने वाला है और आरपीएफ का लगभग ये मान लीजिए कि दिसंबर के आसपास एग्जाम होगा आपका, ठीक है। ग्रुप डी का उस समय वैकेंसी आ चुकी होगी और आरपीएफ का एग्जाम आपका लगभग चल रहा होगा और टेक्नीशियन का हो चुका होगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खाने का नमक NaCl किस में बना होता है। खाने का नमक जानते हो ना, जो हम खाते हैं नॉर्मली, वो जो खाने का नमक है वो NaCl जिसे हम बोलते हैं, साधारण नमक बोलते हैं, वो किससे बना होता है। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार। तो इसमें आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्या सही उत्तर होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो खाने का नमक, जैसे ही आप खाना खाने बैठते हो तो पास में सलाद रखा होता है और जब तक सलाद खीरे में सलाद में नींबू और थोड़ा सा नमक न डाल दे तब तक खाना आता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। समझने की कोशिश करना कि जब भी आपको नमक बनाना हो ना, तो आप क्या करना है, एक प्रबल ले लेना क्षार। मान लीजिए जब हम नमक का निर्माण करते हैं तो प्रबल क्षार जो लेते हैं हम, क्या लेते हैं साथियों, हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ ही साथ में एक ले लेते हैं हम प्रबल, ले लेते हैं अम्ल, इसे बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जैसे इनकी रिएक्शन हम कराते हैं तो होता क्या है, हमें प्राप्त हो जाता है NaCl प्लस के क्या बन जाता है H2O प्लस के क्या बन जाता है, जल बन जाता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो इनके आपको नाम पता होना चाहिए कि इनके नाम क्या है। तो ध्यान रखेंगे, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्साइड। और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं साथियों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना। बात आपको ध्यान ये रखनी है कि ये जो होता है हमारा क्या होता है, प्रबल क्या होता है, क्षार होता है। ये बात ध्यान रखनी है। और ये वाला जो होता है हमारा, ये क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल होता है। तभी क्या प्राप्त होता है हमें, क्या होता है, तभी क्या होता है, साधारण नमक हमें क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो ये हमने क्या ले लिया, एक प्रबल क्षार ले लिया और हमने क्या ले लिया, एक प्रबल अम्ल ले लिया। और जैसे ही इनकी हमने रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिल गया, सोडियम क्लोराइड, यानी कि साधारण नमक मिल गया और हमें जल प्राप्त हो गया। तो ये जो है हमारा क्या है, ये क्या है, ये क्या है आपको पता होना चाहिए, प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, या कह सकते हैं मजबूत अम्ल मजबूत क्षार। बात समझ में आ रही नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। ये बात हमारी सही हो जाएगी। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार ये गलत हो जाएगी। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार ये भी गलत हो जाएगी। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार ये भी गलत हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि भाई हमारा क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। बताइए कितने लोगों का आंसर सही गया था, ठीक है। नहीं देखो एक बात मैं बता रहा हूँ, अगर चैनल पे नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। जितने भी हमारे बिहार के स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमारे बिहार में ही पाए जाते हैं जो रेलवे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे होते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा चैनल है जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 क्या कहता है, चेचक, आपने नाम सुना होगा चेचक, जिसे हम बोलते हैं बड़ी माता। क्या बोलते हैं, बड़ी माता। चेचक का टीका किसने विकसित किया था। आपको बताना है कि जो बड़ी माता है या चेचक का जो टीका विकसित किया था, आपने छोटी माता बड़ी माता पढ़ा होगा, चेचक हमारा आपने नाम सुना होगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो रॉबर्ट साहब ने क्या काम किया था ये आपको बताना है, या लुईस पास्चर ने क्या किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, आपको ये बताना है, ठीक है। नहीं तो देखो इन्होंने क्या काम किया था, रॉबर्ट कोच ने, ये बात ध्यान रखना मेरी, रॉबर्ट कोच साहब ने क्या किया था, तपेदिक
टीके की खोज की थी। किन्होंने? रॉबर्ट कोच ने। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? और अलेक्जेंडर फ्लेमी ने क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमी ने क्या था? पेनिसिलिन। क्या भाई? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज करी थी। पेनिसिलिन की खोज करी थी किन्होंने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और इन्होंने क्या काम किया था? एडवर्ड जेनर ने क्या काम किया था? एडवर्ड जेनर साहब ने क्या कहा था? टीके की खोज की थी। किसकी? चेचक के टीका। किसकी भाई? चेचक का टीका। चेचक का टीका आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। चेचक टीका, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बड़ी माता। क्या बोलते हैं? बड़ी माता। अगर हम बात करें इसकी रोगजनक की, रोगजनक क्या है इसका? रोगजनक, तो ध्यान रखेंगे ये पूछा जाता है कि जो हमारा चेचक होता है बड़ी माता, इसका रोगजनक होता है बेरियोला। क्या होता है? बेरियोला। बेरियोला, यहीं पर खेल है, बेरियोला। अगर आपसे बात कर लेता है किसका? छोटी माता। बात कर लेता है छोटी माता। छोटी माता, इसे हम बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। क्या बोलते हैं भाई? स्मॉल पॉक्स। ये बात ध्यान रखेंगे, छोटी माता स्मॉल पॉक्स। तो इसका रोगजनक क्या हो जाएगा? इसका रोगजनक हो जाएगा बेरिसोला। क्या हो जाएगा? बेरिसोला। ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। छोटी माता इसके लिए होता है, छोटी माता को क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स। इसका रोगजनक क्या है? बेरिसोला। और बड़ी माता, इस क्या हो जाएगा? बड़ी माता यानी कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? इन्होंने की थी एडवर्ड जेनर साहब ने। किसने की थी? एडवर्ड जेनर साहब ने करी थी। और इसको हम क्या बोलते हैं? बड़ी माता। बड़ी माता का रोगजनक क्या है? बेरिओला। और पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और इन्होंने क्या की थी? रॉबर्ट कोच ने किसने करी थी? तपेदिक ने। एक बात ध्यान रखना, आपने देख लिया रॉबर्ट कोच, एक है हमारे रॉबर्ट हुक, और एक होंगे रॉबर्ट ब्राउन। ये तीन नाम ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये तीन नाम ऐसे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट कोच आपने देख लिया अभी, तपेदिक की खोज, ठीक है। और आप जो रॉबर्ट हुक की बात कर रहे हो ना, रॉबर्ट हुक की, इन्होंने काम करी थी हमारे, किसकी करी थी? मृत कोशिका की। किसने भाई? मृत कोशिका की। जो पहली कोशिका खोजी गई थी वो मृत कोशिका की थी, ठीक है। बात करेंगे अगर जीवित कोशिका की बात करें, किसकी भाई? जीवित कोशिका की। किसकी भाई? जीवित कोशिका की। तो जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी केंद्रक की खोज। किसकी भाई? केंद्रक की खोज। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। रॉबर्ट के नाम से तीन नाम निकल के आ रहे हैं। रॉबर्ट कोच तपेदिक के टीके की खोज की थी। और ये बात ध्यान रखना, लुईस पास्चर ने की थी रेवीज, याद आ गया मुझे, रेवीज के टीके की खोज। इसमें सहायक थे कौन? लुईस पास्चर जी। ध्यान रखेंगे, लुईस पास्चर जी रेवीज के टीके के लिए, और जो हमारे रॉबर्ट कोच हैं वो तपेदिक की टीके के लिए। और रॉबर्ट हुक मृत कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कर दी थी। बात करें अगर जीवित कोशिका की खोज ने करी थी, तो जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी केंद्रक की खोज। बात समझ में आ रही है? रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्रक की खोज की थी। बात समझ आई? तो मृत कोशिका की रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन, तपेदिक रॉबर्ट कोच। आइए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। बात समझ आई नहीं? आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये एग्जाम की दृष्टि से ऐसे थे जिसका कोई तोड़ नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? ये ऐसे क्वेश्चन थे जिसका कोई तोड़ नहीं है। बताना इसका आंसर क्या होगा कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन, राइबोफ्लोविन, नियासिन और थियामीन। बताना है, बताइए क्या होगा, बताइए। देखो मेरी बात समझो, आपने देखा होगा B1 का नाम पता होना चाहिए आपको, और B2 का नाम पता होना चाहिए आपको, और साथ में आपको B3 का नाम पता होना चाहिए आपको, और आपको साथ में B5 का नाम पता होना चाहिए, और आपको B6 का नाम पता होना चाहिए, और आपको साथ साथ में B7 का नाम पता होना चाहिए, ठीक है नहीं? उसी के साथ में आपको क्या पता होना चाहिए? B12 का नाम पता होना चाहिए, B9 का नाम भी पता होना चाहिए, और आपको क्या है कि विटामिन A का नाम भी पता हो, और विटामिन किसका भाई?
सी का नाम भी पता हो और विटामिन डी का नाम भी पता हो और विटामिन ई का नाम भी पता हो और विटामिन के का नाम भी पता होना। ये मैंने कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन लिख दिए हैं। और ये 10 के 10 क्वेश्चन कैसे हैं मेरे साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो B1 का नाम क्या होता है हमारा, थाइमीन। क्या होता है साथियों, थाइमीन। कितना होता है बी का मान, थाइमीन। B1 का मान क्या होता है, थाइमीन। ये बात ध्यान रखेंगे। और जब B1 का थाइमीन होता है तो इससे कौन सा रोग होता है, इससे रोग होता है बेरी बेरी। क्या होता है भाई, बेरी बेरी, बेरी बेरी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कौन सा रोग होता है, थाइमीन रोग होता है। B2 से ध्यान रखेंगे, राइबोफ्लोमीन। क्या देखेंगे, राइबोफ्लोमीन, राइबोफ्लोमीन। आपको बताना है कि B2 से जो हमारा क्या होता है, राइबोफ्लोमीन, यानी कि इससे कौन सी बीमारी होती है, आपको बताना है राइबोफ्लोमीन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। B3 से क्या होता है हमारा, B3 से होता है नियासिन, नियासिन, नियासिन। इससे कौन सा रोग होता है, प्लेग्रा। क्या होता है, प्लेग्रा नामक बीमारी हमारी किससे होती है, नियासिन से होती है। B5 ध्यान रखेंगे, पेंटाथेनिक अम्ल। क्या होता है, पेंटाथेनिक, पेंटाथेनिक अम्ल। क्या होता है इसका नाम, पेंटाथेनिक अम्ल। इसका ध्यान रखेंगे। इसका इससे हमारी बीमारी क्या होती है पता है, बालों का झड़ना। ध्यान रखेंगे, बालों का झड़ना, बालों का झड़ना, बालों का झड़ना, बालों का झड़ना। ये बात ध्यान रखेंगे, बालों का झड़ना। यह सफ़ेद पड़ना, यह क्या हो जाएगा भाई, सफ़ेद पड़ना। अगर बाल आपके क्या पड़ने हैं भाई, सफ़ेद पड़ने हैं, तब भी आप यही बोलेंगे। ठीक है, नहीं। एक आप B6 का नाम ध्यान रखिए, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। ठीक है। और B7 का ध्यान रखेंगे, बायोटीन। बायोटीन किसका नाम हो जाएगा, ये हमारा B7 का हो जाएगा। तो थाइमीन B1 का, राइबोफ्लोमीन B2 का और B3 का नियासिन जिससे प्लेग्रा रोग होता है, पेंटाथोनिक अम्ल B5 का होता है जिससे बालों का झड़ना या बालों का सफ़ेद, और पायरोडॉक्सिन विटामिन 6 का, और बायोटीन हो जाएगा विटामिन B7 का। ठीक है। और इसका ध्यान रखेंगे, फॉलिक अम्ल। क्या होता है, फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल किसका होता है, ये होता है B9 का। ठीक है, ये होता है साइनोक्लोबिनोन, क्लोबिनोन करके, साइनोक्लोबिनोन किसका है, ये विटामिन B12 का है। साइनोक्लोबिनोन विटामिन B2 का है। विटामिन A का क्या है हमारा, रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। इससे कौन सी बीमारी होती है, इससे होती है रतौंधी। कौन सी होती है भाई, इससे रतौंधी। कौन सी होती है, रतौंधी। आप सब लोग जानते हो, रेटिनॉल। विटामिन C का क्या है, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है, एक्सकॉर्बिक अम्ल किसका है, ये एस्कॉर्बिक अम्ल हमारा किसका है, ये विटामिन किसका है भाई, विटामिन C का है। अगर हम D की बात करें तो कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा भाई, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किसका हो जाएगा, विटामिन D का। टेकेफेरॉल, टेकेफेरॉल, टेकेफेरॉल। तो टेकेफेरॉल किसका होगा, विटामिन E का। इसे हम बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन। ये विटामिन K का आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ मैं। विटामिन K का मैं कमेंट बॉक्स में बता रहा हूँ। और विटामिन B2 का मुझे जो है आपको इसका यूज बता, इसका मतलब इससे कौन सी बीमारी फैलती है। विटामिन B2 से जो राइबोफ्लोमीन हमारा क्या है, इसका रासायनिक नाम है, इसको आप बताना है कि इससे क्या है, कौन सी बीमारी हमारी फैलती है, ये बात बतानी है। और विटामिन K का आपका क्या बताना है, रासायनिक नाम बताना है। ठीक है, नहीं। तो उम्मीद करता हूं, तो विटामिन B3 का पूछा था आपसे, विटामिन B3 का पूछा था, तो विटामिन B3 का क्या होना चाहिए राइट आंसर, विटामिन B3 का। देखो विटामिन B3 का ये हो जाएगा हमारा क्या, नियासिन। कौन सी बीमारी होती है, प्लेग्रा। क्या होती है, प्लेग्रा। तो आप कहेंगे C ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। C ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं। क्या हो जाएगा, C ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने जितने भी ये क्वेश्चंस लिखवाए ना, इन्हें ईमानदारी के बता रहा हूँ, इनको नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, गारंटी दे रहा हूँ। साइंस आपकी 100% पक्की होगी। बस क्या है, आपको इनको नोट करके रखना है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ, नोट करते हो। सारी बायोलॉजी, सारी केमिस्ट्री, सारी फिजिक्स ऐसी तैयार करा दूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं जल्दी से। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। पढ़िए, कमेंट बॉक्स में बताया करो। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन कैसे होता है, जब आपको उल्टियाँ हो जाती हैं, पेट खराब हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके जो स्टोमक होता है ना, आमाशय, उसमें जितना भी मटेरियल होता है ना, आपका जो क्या कहते हैं भोजन होता है, वो सारा का सारा बाहर आ जाता है। चाहे तो वो
10 यानी कि टॉयलेट हो जाए या आपको उल्टियाँ हो जाएं, तो उसी के साथ साथ में क्या है कि पानी भी बाहर आ जाता है, तो उसी में क्या होता है, हमारी पानी की कमी हो जाती है। किस में हो जाती है, जल की कमी हो जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था और सब लोग इसका आंसर बता चुके होंगे। खून की कमी इसमें नहीं होती, एनीमिया में होती है। खून की कमी किसमें होती है, एनीमिया में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप आंसर मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आप मुझे आंसर बताएंगे। देखो मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। क्या होता है, एक तत्व के द्रव्यमान संख्या हमें दे रखी है तथा परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर। भाई द्रव्यमान संख्या क्या होती है हमारी, ए होती है, और एटॉमिक नंबर क्या होती है हमारी, जेड होती है। ठीक है नहीं, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 16 हैं, और इसके परमाणु में न्यूट्रॉन यानी कि एन का मान पूछा है। आप लोग आपको क्या दे रखा है भाई, आपको दे रखा है ए का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। आपको जेड का मान कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। ऑप्शन एन का मान पूछा है, एन बोले तो न्यूट्रॉन। आप जानते हो, क्या जानते हो आप, ये जानते हो कि आप जानते हो परमाणु भार बराबर होता है, परमाणु भार होता है परमाणु क्रमांक। ये ऐसे मत बोलिए, आप तो सीधा ये याद रखिए ना, डायरेक्ट जो आपके काम का है मैं वो बता देता हूँ। आप ये मत याद रखिए, आप तो सीधा ये याद रखिए। क्या ध्यान रखना आपको, ध्यान समझने की कोशिश करना। आपको ध्यान में ये रखना है कि हमें क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या, क्या भाई, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। या आप ये कह सकते हो एन बराबर होता है ए माइनस जेड, एन बराबर होता है ए माइनस जेड। हम यहाँ से ये भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ए बराबर होता है जेड प्लस के एन, ए बराबर होता है जेड प्लस के एन, यानी कि परमाणु भार बराबर होता है परमाणु क्रमांक प्लस के न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक प्लस के न्यूट्रॉनों की संख्या। बात समझ में आ रही है आपको। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। जैसे ही हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, एन बराबर हो जाएगा, ए कितना है 32, ए कितना है 32 माइनस जेड कितना है परमाणु क्रमांक 16, तो 16 घटा देंगे हम, तो क्या आ जाएगा एन बराबर 32 में से 16 जाएंगे तो 16। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा 16 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है नहीं, क्या हो जाएगा, राइट आंसर 16 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है नहीं, आइए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहना आप लोग, जब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताओगे ना तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है नहीं, जस्तेदार लोहे की चादरें, जस्ता समझ रहे हो नहीं, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं, मतलब जंग से बची रहती हैं, उन पर जंग नहीं आता है। लोहे की चादर है लेकिन जस्तेदार है, मतलब उस पर क्या है, लोहे पे जस्ते का लेपन किया, यसद लेपन किया। यसद लेपन मैंने बताया था आपको, जस्ते लेपन है, क्योंकि उनमें निम्न की परत विद्यमान होती है। शीशे की, क्या शीशा होता है लोहे के ऊपर, नहीं जी। क्रोमियम होता है, नहीं जी। जिंक होता है, हाँ जी जिंक तो होता है, हम जानते हैं। जिंक की परत चढ़ाई जाती है, यसद नाम होता है इसका, यसद लेपन किया था लोहे पे, हम जानते हैं। और बंग, नहीं जी। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भाई इसका उपनाम पता क्या है, इसका उपनाम है यसद। क्या है, यसद। ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें इसके अयस्क की, इसके अयस्क ध्यान रखेंगे आप लोग। क्या ध्यान रखेंगे, इसके अयस्क ध्यान रखेंगे। तो इसका एक अयस्क हमारा क्या है, किरेटिन नहीं, हाँ किरेटिन नहीं, भूल रहा हूँ मैं, सॉरी। चलो देखेंगे, एक है हमारा जिंकाइट, नाम आएगा अभी बताऊंगा आपको, जिंकाइट, इसको बोलते हैं हम ZnO। ठीक है, दूसरा हमारा होता है जिंक ब्लेंड। क्या होता है, जिंक ब्लेंड, ये बात ध्यान रखेंगे। क्या होता है, जिंक ब्लेंड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ZnS, ये बोलते हैं हम जिंक ब्लेंड। एक होता है, एक ऑप्शन एक इंपॉर्टेंट होता है, और मैंने बताया मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन तब तक हम क्या करते हैं, आपके इसके जिंक के प्रयोग, ये प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रयोग इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात, मेरी बात को आप गांठ बांध लेना, इसके प्रयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात करेंगे हम, आपने देखा होगा यसद लेपन में, किसमें भाई, यसद लेपन में, या आप ये कह सकते हो जस्तीकरण में हम किसका प्रयोग करते हैं, जिंक का प्रयोग करते हैं। जब आपको लोहे को बचाना होता है तो उस पर जस्तीकरण यानी कि यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन आप क्या है कर देते हो, और लोहा क्या आपसे जंग से बच जाता है। ठीक है नहीं, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा आप ध्यान रखेंगे, दूसरा आप ध्यान रखेंगे जिंक फास्फाइड बनाने में। क्या है, जिंक फास्फाइड बनाने में, क्या बनाने में भाई, जिंक फास्फाइड
जिंक फास्फाइड बनाने में। जिंक फास्फाइड क्या होती है हमारी, ध्यान रखेंगे, जिंक फास्फाइड जो होती है ना हमारी, ये होती है चूहे मार दवा। क्या बोलते हैं इसको, चूहे मार दवा। आप लोगों को जरूरत पड़ती होगी घरों में चूहे मार दवा। जब जब आपके घर में कोई सामान इधर से उधर हुआ है, फौरन आपका शक जो है चूहे पे गया होगा कि हाँ चूहा यहाँ से ज़रूर लेके गया होगा। जैसे ही किचन में से कोई सामान इधर से उधर होता है तो हमारा शक कहाँ जाता है, चूहे पर जाता है। और जैसे ही चूहे पर जाता है हमें तुरंत आ जाता है, क्या आता है, चूहे मार दवा। तो चूहे मार दवा वो जो आप लगाते हो, यूज करते हो, तो वो क्या होती है, जिंक फास्फाइड होती है। तो जिंक फास्फाइड किससे बनता है, जिंक से बनता है। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं जिंक के प्रयोग। बात समझ में आ रही है। तीसरा ध्यान रखेंगे, तीसरा ध्यान रखेंगे, मैं बता देता हूं। तीसरा क्या होता है, जिंक क्लोराइड। क्या होता है, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड आपको पता होना चाहिए। जब जब आपके घरों में लकड़ियों पर दीमक लग जाती है, जब जब आपके घरों में लकड़ियों पर दीमक लग जाती है, तो आप क्या करते हो, जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हो। यानी कि लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए, लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए, दीमक से बचाने के लिए। ये बात, मेरी बात आप ध्यान रखेंगे। जब जब आपको लकड़ी का है दीमक से बचानी होगी तो आप ये यूज करोगे, ठीक है। आप एक ने ध्यान सुना होगा आपने, चौथा प्रयोग मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये यहाँ पे है ना, ये चौथा ध्यान रखेंगे। चौथा क्या है आपका, कैलामीन। क्या बोलते हैं इसको, कैलामीन बोलते हैं इसको, कैलामीन। इसका नाम होता है जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। और एक बात और मेरे याद आ गई है साथियों, ये जो हमारा कैलामीन है ना, ये कैलामीन, यही हमारा इसका इंपॉर्टेंट अयस्क है। किसका, जिंक का, जिसका सूत्र होता है ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, कैलामीन। ये इसका मुख्य अयस्क है। जिंकाइट, जिंक ब्लेंड और कैलामीन किसके अयस्क है, जिंक के अयस्क है। मेरी बात ध्यान रखेंगे, जिंकाइट, जिंक ब्लेंड, कैलामीन, दोनों के सूत्र लिखे हुए हैं, तीनों के नाम लिखे हुए हैं। ये क्या है, जिंक के अयस्क हैं। बात समझ आ रही है। तो ये जो कैलामीन है ना, इसका हम प्रयोग पता है किस में करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ये कैलामीन, इसका हम प्रयोग करते हैं चर्म रोगों के मलहम बनाने में, चर्म रोगों के मलहम बनाने में। किसमें भाई, मलहम बनाने में, मलहम बनाने में। मेरी बात को ध्यान से समझना, चर्म रोगों के मलहम बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, कैलामीन का यूज करते हैं। एक और याद रखेंगे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 5वें नंबर का बता देता हूँ, 5वां, ठीक है। बहुत ध्यान रखना, ये सारे मेरे याद आ रहे हैं। एक है हमारा ZnS, इसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड। क्या बोलते हैं, जिंक सल्फाइड। तो ध्यान रखेंगे, इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, इसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड। तो इसका प्रयोग करते हैं स्फुरदीप्ति बनाने में, स्फुरदीप्ति पर्दा बनाने में या स्फुरदीप्ति बनाने में, ये ध्यान रखेंगे। 6ठे नंबर का भी याद आ रहा है मेरे, तो यहाँ पे लिख लेंगे। 6 नंबर का मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 6 नंबर का मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान रखेंगे। जिंक ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिंकाइड बोलते हैं। तो इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड या फिर जिंकाइट बोलते हैं। तो इसका हम प्रयोग करते हैं कृत्रिम दांत बनाने में। किसमें भाई, कृत्रिम दांत बनाने में। लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम दांत बनाने में, ठीक है। दूसरा इसमें प्रयोग है क्रीम बनाने में। किसमें भाई, क्रीम बनाने में। आप लोग जानते होंगे जिंक से हम एक मिश्र धातु भी बनाते हैं, जिसका नाम क्या होता है, पीतल। क्या होता है, पीतल किससे मिलता बनता है, जिंक प्लस के कॉपर से। इसकी एक ट्रिक होती है पिताजी। क्या होती है इसकी ट्रिक, पिताजी। पी से क्या होता है, पीतल, और तय से क्या होता है, तावा, और जय से क्या होता है, जिंक। तो पिताजी क्या है, इसका हम एक मिश्र धातु भी बनाते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जस्तेदार लोहे की चादरों पे पची रहती है, किसके, जिंक के कारण। और हमने बताया जिंकाइट, जिंक ब्लेंड, कैलामीन इसके अयस्क हैं। और इसके हमने प्रयोग समझे, यसद लेपन में हम इसका प्रयोग करते हैं, जिंक फास्फाइड चूहे मार दवा में, लकड़ी को दीमक से बनाने में, जिंक क्लोराइड, और कैलामीन इसका क्या है, ये मुख्य अयस्क है, जिंक कार्बोनेट चर्म रोगों के मलहम बनाने में, और जिंक ऑक्साइड कृत्रिम दांत और कृत्रिम क्रीम बनाने में। और ध्यान रखेंगे जिंक सल्फाइड, इसको हम करते हैं स्फुरदीप्ति पर्दा बनाने में। और साथ ही साथ हम जिंक का प्रयोग करते हैं एक मिश्र धातु बनाने में। क्या बनाने में, ये हमारी क्या है साथियों, ये हमारी मिश्र धातु है। क्या है हमारी, ये मिश्र धातु है। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का ये क्वेश्चन सही गया होगा। सही गया होगा। ये 6 था, यहाँ पे हमारे टाइपिंग मिस्टेक थी थोड़ी सी, तो 6 कर लेना उसको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम क्या चलते हैं, 7 की तरफ चलते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना और इसका आंसर गौर से देना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। भार का एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक पूछा है आपसे, ध्यान से समझ लेना। भार क्या होता है, भार का एसआई मात्रक, बात समझ लेना। तो ठीक है, ये क्या होता है हमारा भाई, भार का मात्रक क्या होता है, ये होता है हमारा द्रव्यमान का। लेकिन ये भी क्या है, एसआई मात्रक। क्या है ये, सॉरी, CGS। क्या है ये, CGS, ग्राम
क्या होता है, ग्राम मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो ग्राम क्या हो जाएगा हमारा CGS, ये क्या हो जाएगा हमारा SI मात्रक हो जाएगा, और ये न्यूटन किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा बल का मात्रक हो जाएगा। और आपको पता है ये डाइन हमारा किसका होता है, ये बल का होता है, लेकिन किसका होता है, CGS में होता है, CGS में डाइन हम किसका है, ये बल का मात्रक हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि किलोग्राम जो होता है भार का मात्रक होता है, ठीक है नहीं, किलोग्राम किसका मात्रक होता है, भार का मात्रक होता है, और ये क्या होता है, किलोग्राम होता है, ठीक है नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की तरफ। वायु में गमन करने वाली ध्वनि तरंगे होती हैं। भाई जितनी भी ध्वनि तरंगे होती है ना, मेरी बात ध्यान समझना, मैं बता रहा हूँ आपको, लिख लेना नोट करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंगे, क्या हो जाएगा, अनुदैर्घ्य, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंगे, सतही अनुप्रस्थ गुरुत्वीय त्वरण अनुदैर्घ्य तरंगे। तो मैं बता रहा हूँ आपको, जो ध्वनि तरंगे है ना, जो ध्वनि तरंगे कौन सी, भाई ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे ये कैसी होती हैं, हमारे ध्यान रखना, ये यांत्रिक होती हैं। कैसी होती है भाई, यांत्रिक होती हैं, यांत्रिक तरंगे कैसी होती हैं, यांत्रिक तरंगे। साथ ही साथ में कैसी होती हैं, अनुदैर्घ्य, कैसी होती हैं, अनुदैर्घ्य। पूछ लेता है अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी है, ध्वनि तरंगे है, और यांत्रिक तरंगे है हमारी यही ध्वनि तरंगे। अनुप्रस्थ मत बोल देना इनको, अनुप्रस्थ नहीं बोलते हैं, पूछता है ये अनुप्रस्थ मत, ध्यान रखना ये कैसी हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। और इनको साथ साथ में ध्यान रखेंगे, माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, मतलब समझ रहे हो कि इनको संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। ये निर्वात में नहीं चल सकती, ये निर्वात में नहीं चल सकती हैं, नोट कर लेना, ये निर्वात में नहीं चल सकती हैं। सर्वाधिक गति ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक गति किसमें होती है, गति ठोसों में होती है, किसमें होती है, ठोसों में होती है, ठोसों में होती है। आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रकाश को क्या है, प्रकाश को क्या है, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्यान रखेंगे ध्वनि को, किसको भाई, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश को माध्यम में की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए क्या है ये, इसीलिए ये निर्वात में क्या है, ये निर्वात में चल सकता है, लेकिन इसीलिए क्या है ये निर्वात में, इसीलिए क्या है ये निर्वात में नहीं चल सकता। बात समझ में आ रही नहीं है। तो ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए निर्वात में नहीं चल सकता है। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए निर्वात में चल सकता है। तो मैंने लिख दिया है, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे है, अनुदैर्घ्य है, माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में नहीं चल सकती, सर्वाधिक गति ठोसों में होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पढ़िए और इसका आंसर मुझे जवाब दीजिए। हृदय का जो रोग, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है, भाई हृदय का जो संबंध है, ध्यान रखेंगे, हृदय का जो संबंध है किससे है भाई, हृदय का जो संबंध है वो कार्डियोलॉजी से है, कार्डियोलॉजी से, ध्यान रखेंगे। तो आपको बताना है कि किडनी जिसे हम बोलते हैं ब्रकक, तो ब्रक का संबंध किससे होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। एक होता है न्यूरोलॉजी, क्या होता है, न्यूरोलॉजी, तो इसका संबंध होता है कोशिका किससे, तंत्रिका तंत्र से, किससे होता है, तंत्रिका तंत्र से, तंत्रिका तंत्र से, किससे होती है भाई, तंत्रिका तंत्र से या न्यूरॉन से। भाई न्यूरॉन्स का अध्ययन किसमें होता है, न्यूरॉन को जो पढ़ते हैं हम तंत्रिका तंत्र में पढ़ते हैं, और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है। और नेफ्रोलॉजी कहा जाता है ना, ये हमारा होता है वृक्क का अध्ययन, किसका भाई, वृक्क का, किसका, वृक्क का। एक ध्यान रखेंगे, नेफ्रोलॉजी होता है, क्या होता है, नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी जो होता है ना, ध्यान रखेंगे, नेफ्रोलॉजी, तो नेफ्रोलॉजी होता है मौसम विज्ञान से, किसमें, मौसम विज्ञान से, ध्यान रखेंगे, मौसम विज्ञान से, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मौसम विज्ञान से किसका अध्ययन होता है, नेफ्रोलॉजी में। और तंत्रिका तंत्र से किसका होता है, तंत्रिका तंत्र से न्यूरोलॉजी में। और ब्रैकक में क्या होता है, नेफ्रोलॉजी में। और ये रूमेटोलॉजी तो होता है ना, इसमें पेशीय होती हैं, क्या होती हैं, पेशीय, कंकालीय तंत्र, और प्लस में होती हैं जोड़ों, क्या होती हैं, जोड़ों। तो जोड़ों
और हमारा क्या है, पेशीय कंकालीय तंत्र, इनका जो अध्ययन होता है वो रूमेटोलॉजी में होता है। किस में होता है, रूमेटोलॉजी में। तो मेरी बात को ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि हमारा नेफ्रोलॉजी जो होता है वो मौसम विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, और तंत्रिका तंत्र में न्यूरोलॉजी होता है, और नेफ्रोलॉजी में होता है किडनी का अध्ययन, और रूमेटोलॉजी में क्या होता है, पेशीय कंकालीय तंत्र या जोड़ों का अध्ययन। मेरी बात समझ में आ रही है, ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रोलॉजी। क्या हो जाएगा, नेफ्रोलॉजी, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा सी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है नहीं, सी उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहता है, बताने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, और ये प्रकाश यानी कि लाइट से पूछा गया है, और ये इसको परेशान मत होना बिल्कुल भी देख के, पहले एक बार प्यार से पढ़ो आप लोग, पहले एक बार प्यार से पढ़ो। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। पढ़ो सवाल को, क्या कहता है हमसे, सवाल को एक बार पढ़ो ठीक से। क्या कह रहा है कि 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मेरी बात समझो, हमने आपको गौर से समझना, अगर हो गया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ है ना तो परेशान मत होना। मेरी बात समझो, देखो मैंने क्या बताया था आपको, आवर्धन का एक सूत्र बताया था, दर्पण की आवर्धन क्षमता का, माइनस के बी अपॉन यू बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा किसका होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है आवर्धन क्षमता का। मेरी बात समझ आ रही है। अब देखो हमें दिया क्या क्या है, मेरी बात गौर से समझना, हमें दिया क्या क्या। देखो हमसे कहा है कि 20 सेंटीमीटर, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की कोई वस्तु है। बात समझ आ रही है। और हमसे ये कहा है कि वस्तु जो है ना वो दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर क्या कर रही है, वास्तविक प्रतिबिंब बना रही है। कैसा प्रतिबिंब बना रही है, वास्तविक। और 20 सेंटीमीटर क्या है, फोकस दूरी है। बात समझ आ रही है। तो और दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, और 30 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है, वस्तु रखी हुई है। तो आपको क्या बताना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बताना है। बात समझ आई। देखो आप समझो मेरी बात क्या है, आप समझो मेरी बात क्या है, समझो। देखो आपको दिया क्या है, 1.2 सेंटीमीटर ऊंची, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 1.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आपसे कहा है कि दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि बी का मान आपको दे रखा है माइनस के 60 सेंटीमीटर। आप कहोगे माइनस क्यों ले दिया, मैंने बताया है कि अवतल दर्पण में वस्तु भी इधर रखी रहती है, प्रतिबिंब भी इधर बनता है, और फोकस दूरी भी इधर होती है, और वस्तु की दूरी भी इधर होती है। तो सारी की सारी वैल्यूज माइनस में होती हैं, और इधर की सारी वैल्यूज प्लस में होती है। बात समझ आ रही है। इसलिए मैंने डायरेक्टली बी का मान माइनस में रख दिया है। तो इसलिए आप परेशान मत होना, मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। और हमसे क्या बोला है, फिर हमसे बोला है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि एफ का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है नहीं। और हमसे बोला है अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है, और मैंने बताया था कि बी का मान हमेशा, यू का मान हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, चाहे तो लेंस हो, चाहे दर्पण हो, उत्तल हो या अवतल हो, कुछ भी हो। और प्रतिबिंब की ऊंचाई आपसे पूछी है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज आपसे पूछी है, ठीक है नहीं। अब एक बात समझो, आपको ये 4 वेरिएबल्स दे रखे हैं, 4 वेरिएबल्स में से आपको एक पूछा है, ठीक है नहीं। आइए अब कैसे करते हैं हम इसको सॉल्व, देखो समझो। देखो माइनस बी हम लगाएंगे इसमें, फॉर्मूले में लगाओ माइनस बी। देखो बी का मान कितना है, माइनस के 60, तो ये हो जाएगा माइनस के 60, कोई दिक्कत तो नहीं है, अपॉन यू, यू का मान कितना, देखो यू का मान माइनस के 30, माइनस के 30 बराबर क्या लगाएंगे, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज आपसे पूछी है, एच आई आपसे पूछा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 1.2 सेंटीमीटर। अब देखो मेरी बात समझो, हम इसे कैसे काटेंगे, देखो माइनस से माइनस गया, ये हो जाएगा 30 दूनी 60, तो कितना हो जाएगा, इसकी हम गुणा कर देंगे, तो एच आई बराबर आ जाएगा, एच आई बराबर आ जाएगा माइनस के 1.2 इंटू में 2, या आप ये कह सकते हो एच आई बराबर कह सकते हो माइनस के 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर आपकी क्या है, ऊंची वस्तु बनेगी। 2.4 सेंटीमीटर आपकी ऊंची वस्तु बनेगी। कहने का मतलब ये है, दर्पण के सामने जो आपने वस्तु रखी थी, कितनी ऊंची रखी थी, 1.2 सेंटीमीटर ऊंची आपने दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी थी, तो उसका इमेज कितना ऊंचा बना है, 2.4 सेंटीमीटर ऊंचा बना है। और ये माइनस क्यों आया है, ये माइनस इसलिए आया है कि उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, इस प्रकार से यही हमारा क्या होता है, फोकस होता है, यही वक्रता केंद्र होता है,
यही अनंत होता है। वस्तु हमारी इस साइड रखी होती है तो प्रतिबिंब भी हमारे इस साइड बनते हैं। और मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, इस साइड की वैल्यू क्या होती है माइनस की और इस साइड की वैल्यू होती है पॉजिटिव की। तो इसीलिए हमारा क्या है, प्रतिबिंब भी इधर बनेगा, हमारा प्रतिबिंब भी इधर बनेगा और u भी इधर होगा और f भी होगा। इसलिए अवतल दर्पण के लिए ये तीनों माइनस के होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए अवतल दर्पण के लिए तीनों माइनस के होंगे। u का मान तो सबके लिए माइनस का होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के 2.4 सेंटीमीटर, माइनस के 2.4 सेंटीमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है नहीं? जल्दी दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पादपों में जल के ऊर्ध्वमुखी चालन के लिए जाइलम एक प्रकार का क्या है, जटिल उत्तक है। कैसा है भाई, जटिल उत्तक। बात समझ आ रही है? हमने नाम सुना होगा आपने जाइलम, क्या नाम सुना होगा, जाइलम, जाइलम। और आपने नाम सुना होगा फ्लोएम, क्या नाम सुना होगा, फ्लोएम। मेरी बात समझना, ये दोनों के दोनों हमारे कैसे हैं, ये दोनों के दोनों जटिल उत्तक हैं। तो होता है निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम उत्तक जीवित कोशिकाओं से बना है। उत्तक जो है ना, जो जाइलम है, जो जाइलम उत्तक है, वो जीवित कोशिकाओं से कौन सा बना होता है, ये बात समझने की कोशिश करना। पहले तो मैं इनके जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताता हूँ आपको। भाई जाइलम क्या करता है, ये जड़ों से पानी लेकर जाता है, पानी पत्तियों तक, किसके भाई, पत्तियों तक। बात समझ आ रही है? और ये जो होता है फ्लोएम, ये भोज्य पदार्थ लेके जाता है। क्या लेके जाता है, भोज्य पदार्थ। तो ये भोज्य पदार्थ लेके जाता है। तो भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। और पानी का संवहन कौन करता है, जाइलम करता है। ये बात ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एक दिशीय। क्या बोलते हैं, एक दिशीय। ये एक दिशीय, केवल ये जड़ से क्या है, पानी लेके जाता है पत्तियों तक। लेकिन ये क्या काम करता है, ये होता है जड़ से पत्तियों तक जाता है और पत्तियों से जड़ के लिए। तो ये क्या करता है, भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको हम द्विदिशीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, द्विदिशीय। द्विदिशीय मतलब दो दिशा में संवहन करने वाला, या दो दिशा में ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन का कार्य करने वाला। इसलिए हम इसको फ्लोएम को दो दिशीय बोलते हैं। लेकिन बात आती है कि जीवित कोशिकाओं से कौन सा हमारा क्या है, बना होता है, जाइलम। कौन सा, जाइलम। तो ध्यान रखेंगे, जीवित कोशिकाओं से बना होता है ये वाला। किससे भाई, जीवित कोशिकाओं से। जीवित कोशिकाओं से मिलकर जो बना होता है वो हमारा बना होता है जाइलम। क्या बना होता है, हमारा बना होता है जाइलम मृदु तक, जाइलम मृदु तक। लेकिन जो हमारा ये होता है जाइलम तंतु बना होता है मृत कोशिकाओं से, मृत कोशिकाओं से। ये बात ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि इन सब के बारे में सबको पता होता है, लेकिन ये जो दो हैं इन सब के बारे में किसी को नहीं पता होता है। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया था। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो मैं फिर से कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसके जो दोनों के दोनों पॉइंट्स हैं कि जाइलम मृदुतक जो होता है वो जीवित कोशिकाओं से बना होता है और जाइलम तंतु जो होता है मृत कोशिकाओं से बना होता है। बात समझे, जाइलम ऊतक की मृत कोशिकाओं से बना होता है। इसलिए ये पॉइंट आप क्या है, नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका 11वें का क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है नहीं? आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है ये। न्यूटन मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या है। भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर आपको पता है दाब की इकाई होती है। किसकी होती है, दाब की। किसकी होती है, दाब की। ये बात ध्यान रखेंगे। न्यूटन मीटर किसकी होती है, दाब की। संवेग की क्या होती है, संवेग होता है P बराबर होता है mb। क्या होता है, P बराबर mb। तो m का क्या हो जाएगा, किलोग्राम। किलोग्राम। वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। तो बोल देंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो किसका हो जाएगा, संवेग का। प्रणोद, ये जो इसका जो एसआई मात्रक है ना, इसका ये भी बल का होता है। किसका होता है, ये बल का होता है। और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो प्रणोद भी क्या है, एक प्रकार का बल है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। बात करेंगे दाब का। दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है नहीं। P बराबर आपने सुना होगा F/A। आपने नाम सुना होगा P बराबर F/A। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा।
अब ठीक है नहीं, तो पी को क्या हम बोलते हैं दाब, पी को क्या बोलते हैं दाब, इसको क्या बोलते हैं बल, और इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। तो बल का क्षेत्र जो हमारा दाब है उसका क्या हो जाएगा मात्रक, बल का क्या हो जाएगा न्यूटन अपॉन क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर। तो हम इसको बोल देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर की घात -2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 या ऊपर ले आएंगे, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा न्यूटन, आप ऐसे कह सकते हो मीटर की घात -2। ठीक है नहीं, या आप ऐसे कह सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है वाला, दोनों आंसर अब सही है। ठीक है नहीं, मीटर को स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की घात लग जाएंगी। ठीक है नहीं, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे कि यहाँ से क्या है। हल्के में जब भी क्वेश्चन पूछेगा आप परेशान मत होना, इसलिए मैं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या होगी, अभी मैंने कराया है क्वेश्चन, अभी बिल्कुल बताइए। देखो अगर रेलवे में आपको नौकरी लेनी है ना, या आरपीएफ हो आपका टारगेट या ग्रुप डी हो, ठीक है नहीं, जाहिर सी बात है आप या तो आरपीएफ की तैयारी कर रहे होंगे या ग्रुप डी की। कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे भी हैं जो टेक्नीशियन और एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिंदास होकर आप इस क्लास को डेली लीजिए। रियलिटी बता रहा हूँ, आपको साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस क्लास में से देखने को मिलेंगे। ठीक है नहीं, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो नाइट्रोजन है भाई, आपको क्या पता होना चाहिए, हम जानते हैं परमाणु क्रमांक कितना होता है नाइट्रोजन का 7 और परमाणु भार कितना होता है 14 होता है। हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या हम बोल देते हैं इसको प्रोटॉनों की संख्या, या इसको हम बोलते हैं जेड यानी कि परमाणु क्रमांक, और इसको हम क्या बोलते हैं परमाणु भार। बात समझ आ रही है। और हमने ये भी बताया था, हम जानते क्या हैं, हम जानते ये हैं कि A बराबर होता है P प्लस के N, क्या होता है प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या, या आप बोल सकते हैं A बराबर Z प्लस के N। फिलहाल हम इतना जानते हैं कि जो परमाणु भार होता है वो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। लेकिन मेरी बात समझो, अगर हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो ये हो जाएगा A माइनस के P, ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितने हैं, आपके पास प्रोटॉन है 7 और आपके पास A का मान कितना है 14। तो जैसे आप इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालोगे तो 14 माइनस कितना रखोगे 7 रखोगे, तो n का मान न्यूट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे 7। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सी आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं हमारी, क्या करें हम। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कहता है, देखो समझो मेरी बात को, क्या कह रहे हैं हम कि शरीर में लगी चोट, आपके शरीर में चोट लगी है कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये कह रहा है कि मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। आपने नाम सुना होगा सेल विभाजन, समसूत्री सेल विभाजन, अर्धसूत्री सेल विभाजन, विषम सूत्री सेल विभाजन। तो उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, क्या केवल आपसे क्या है, क्या आपसे केवल समसूत्री विभाजन का यूज करते हैं या केवल अर्धसूत्री विभाजन का, या माइटोसिस और मियोसिस दोनों का, या फिर समसूत्री और न ही अर्धसूत्री, मतलब न तो समसूत्री और न ही अर्धसूत्री। तो अगर आपके शरीर में चोट लग जाती है तो उसकी मरम्मत कर के लिए जो आपकी सेल्स होती हैं उनमें जो डिवाइडेशन होता है, उनमें जो विभाजन होता है वो कैसा होता है ध्यान रखेंगे, वो हमारा होता है ध्यान रखेंगे समसूत्री विभाजन, केवल समसूत्री विभाजन। कैसा होता है, केवल समसूत्री विभाजन होता है, इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है नहीं। तो 14वें का हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 14वें का क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से विषम की पहचान कीजिए, निम्नलिखित में से विषम की पहचान कीजिए। देखो हमारा जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये हमारा क्या है क्षार है, क्या है हमारा ये क्षारीय है, क्षारीय है, ठीक है। और ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा क्षारीय है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूप्रक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी क्या है, ये भी क्षारीय है। लेकिन हमारा ये पता है क्या है, ये है हमारा उभयधर्मी। क्या है ये हमारा, ये होता है उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, मैंने बताया, चाहे तो आप ले लीजिए अम्ल,
चाहे तो ले लीजिए अम्ल, या ले लीजिए आप क्या ले लीजिए, क्षार ले लीजिए। चाहे तो ले लीजिए अम्ल, चाहे तो ले लीजिए क्षार। और जब इनकी क्रिया, किसी की भी इनकी क्रिया किससे करा दें, हम करा दें उभयधर्मी से। किससे करा दें भाई, उभयधर्मी से, उभयधर्मी ऑक्साइड से करा दें, उभयधर्मी ऑक्साइड से करा दें। तो आपका पता क्या बनेगा, आपका बनता है लवण, और प्लस में क्या बनता है, आपका बनता है जल। मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैंने पिछली वीडियो में भी इस प्रकार का उभयधर्मी ऑक्साइड पे पूरा अच्छे से क्वेश्चन कराया है। आप इससे जस्ट पहले वाली क्लास देखोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्ल हो या क्षार हो। मान लीजिए अम्ल ले लीजिए, कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, और फिर आप क्या ले लीजिए, कोई उभयधर्मी ले लीजिए। तो आप एल्युमिनियम सिलिकेट ले लीजिए या एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा उभयधर्मी हो जाएगा। जैसे ही उन दोनों की आप क्रिया कराओगे तो लवण बनेगा और जल बन जाएगा। ये आप क्या ले लीजिए, कोई क्षार ले लीजिए, सॉरी अम्ल, अभी हमने क्षार ले लिया, अब अम्ल ले लीजिए। आप HCl ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लीजिए, ठीक है। और उसके साथ में एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3, यानी कि ये भी उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा, उसकी आप क्रिया करा दीजिए। या ये वाला जो हमारा उभयधर्मी है ZnOH का होल ट्वाइस, तो इसकी आप रासायनिक क्रिया किसके साथ करा दीजिए, उभयधर्मी के साथ करा दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा लवण बन जाएगा और जल बन जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कहता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन यानी कि O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करती है। यानी कि ऐसा इसमें कौन सा तत्व है या ऐसा इसमें कौन सा ऑप्शंस है जो ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर हमारे शरीर को एनर्जी देती है। मैंने बता रखा है आपको अच्छे से कि शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट ही ऑक्सीजन के साथ मिलती है। किसके साथ मिलती है, ऑक्सीजन के साथ मिलती है। तभी क्या बनता है, तभी बनता है हमारा ग्लूकोज। क्या बनता है, तभी हमारा बनता है ग्लूकोज। और फिर क्या बनती है, हमारी ATP बनती है। क्या बनती है भाई, ATP बनती है। ध्यान रखेंगे, बात समझ आई नहीं भाई। हमारे शरीर को क्या चाहिए, हमारे शरीर को चाहिए ग्लूकोज, क्योंकि हमारा शरीर ग्लूकोज लेता है एनर्जी के लिए। ग्लूकोज चाहिए उसको, चाहे आप कुछ भी खाओ। हमारा शरीर ये नहीं कहता आप दाल खाओ, चीनी खाओ, चावल खाओ, रोटी खाओ या मोमोज खाओ, बर्गर खाओ, उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उसको क्या चाहिए, ग्लूकोज की मात्रा चाहिए, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी के रूप में चाहिए। आप जो भी खाओगे, आप जैसे मान लीजिए शर्करा खा रहे हो, तो ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर हमारी बॉडी को ग्लूकोज देगा और ऊर्जा देगा, ठीक है नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की तरफ। 17 क्या कहता है हमसे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के एक वेग से कार गति कर रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बताइए। भाई मैंने आपको बता रखा था, क्या बता रखा था कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। तो आपको क्या दे रखा है, 15 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी कि ये किसका मान दे रखा है, m का। तो आप कहोगे 15 किलोग्राम द्रव्यमान जो है वो किसका है, m का मान है। आपको दे रखा है वस्तु का वेग, यानी कि b का मान कितना दे रखा है, 8 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। और आपको क्या पूछा है, आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी होगी। आप इसमें लगा देंगे, जैसे आप इसमें लगाओगे तो आप इसमें लगा दो। देखो इसमें कैसे लगाओगे, 1/2 m का मान कितना है, 15 है, और b का मान कितना है, 8, और इसका भी हम कर देंगे वर्ग कर देंगे। तो हम 2 से काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, कितना हो जाएगा 32, और 32 की हम करेंगे 15 से गुणा, तो 15 दूनी 30, हासिल लगे 3, और 15 तिया 45 और 3 48, और ऊर्जा किस में होती है, जूल में होती है। तो कितना हो जाएगा, 480 जूल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और देख लो कितना आसान है। आप लोग समझ रहे होगे ना कि नहीं सर जी बहुत भारी होगा, क्या होगा हमसे न्यूमेरिकल, तो समझो कितने अच्छे न्यूमेरिकल हैं ये। बात समझ आ रही नहीं आ रही मेरी, तो इनको आप नोट कर लेना। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, साथ साथ में नोट कर लेना, स्थितिज ऊर्जा, ध्यान रखेंगे स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इस पे भी न्यूमेरिकल पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखेंगे क्या होती है, mgh। m क्या होता है द्रव्यमान, g क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण, h क्या होता है वस्तु की ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पे कोई वस्तु रखी है, ठीक है नहीं। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की,
सॉरी, इसको क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन बात करें मैकेनिकल एनर्जी, किसकी भाई, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। ये मेरी बात ध्यान रखेंगे। तो ये बराबर होती है किसके, काइनेटिक एनर्जी प्लस के पोटेंशियल एनर्जी। ये हम कह सकते हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और प्लस के क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगी भाई, स्थितिज ऊर्जा। मेरी बात समझने की कोशिश करना। तो हमारी क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा पूछ लेता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस के पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा प्लस के स्थितिज ऊर्जा। तो अगर आपसे स्थितिज ऊर्जा पे न्यूमेरिकल पूछता है तो आप आराम से सॉल्व कर दोगे, ये हमने बता दिया। अगर आपको यांत्रिक ऊर्जा पूछता है तो यांत्रिक ऊर्जा के लिए आपको गतिज ऊर्जा भी पता होनी चाहिए और स्थितिज ऊर्जा भी पता होना चाहिए। और अगर गतिज ऊर्जा पूछता है केवल, तो ये ध्यान रखेंगे, ये तो हमने आपको करा ही दिया है। तो हो जाएगा 480 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 17 का ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। हमसे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। भाई प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। कैंडेला किसका होता है, ध्यान रखेंगे, कैंडेला होता है हमारा ज्योति तीव्रता का। किसका होता है भाई, ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, ठीक है। हेनरी किसका मात्रक होता है, ये होता है प्रेरकत्व। किसका होता है, प्रेरक, इसको हम एल से लिखते हैं, ठीक है। वोल्ट किसका होता है, ये होता है विभव का। किसका होता है, विभव का। ये हम बोलते हैं विभवांतर, बोल देंगे विभवांतर, विभवांतर, ठीक है। क्या लिख देंगे भाई, विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर। बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ओम किसका होता है, ये होता है प्रतिरोध का। किसका होता है भाई, प्रतिरोध का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, आर बराबर होता है रो एल अपॉन के ए। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट ध्यान रख लेंगे, मैं बता देता हूं, एक पॉइंट आप यह ध्यान रख लेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यह समानुपाती होता है लंबाई के, तार की लंबाई के, ठीक है। दूसरा ध्यान रखेंगे, जो आर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तार के क्षेत्रफल के। यहां से भर भर के क्वेश्चन आता है, क्या भर भर के आता है, अगर तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप कहोगे साहब बढ़ जाएगा। तार की लंबाई अगर घटा दी जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका जो प्रतिरोध घट जाएगा। आप ज्यादा लंबा वायर ले रहे हो, आप मान लीजिए आपको वायर पहुंचानी है 1 किलोमीटर दूर करंट पहुंचानी है, और आप वायर का यूज कर रहे हो 5 किलोमीटर वायर लंबी का, 5 किलोमीटर लंबी वायर का यूज कर रहे हो, 1 किलोमीटर दूर आपको करंट पहुंचानी है, और 5 किलोमीटर वायर का आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा लंबाई तो ज्यादा प्रतिरोध। आपको कम लंबाई का आप वायर यूज करोगे तो उसमें प्रतिरोध कम होगा, तो उसमें धारा ज्यादा जाएगी, क्योंकि धारा क्या होती है, प्रतिरोध की उल्टी होती है। तो धारा वहां जाना पसंद करती है जिस रास्ते में प्रतिरोध कम हो। वैसे ही मान लीजिए क्षेत्रफल का हिसाब है, अगर आपका क्षेत्रफल मान लीजिए ज्यादा है, अगर आपका क्षेत्रफल तार का ज्यादा है तो आपका प्रतिरोध कैसा होगा, कम होगा। आपका प्रतिरोध कैसा होगा, कम होगा। तो इसलिए कोशिश ये करना, जब भी आप अपने घर में वायरिंग यूज करें, उसका प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। सॉरी, प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। और प्रतिरोध कम कब होगा, जब आप क्षेत्रफल कम रखोगे। भाई आप क्षेत्रफल उसका कम रखोगे तभी तो उसका प्रतिरोध कम होगा, और तभी तो आपके जो उपकरण है उनको करंट अच्छी मिल पाएगी, क्योंकि आप इसीलिए वायरिंग यूज करते हो, ऐसी वायरिंग यूज करना चाहते हो, ऐसी लाइट फिटिंग कराना चाहते हो जिससे कि जो आपकी लाइट, बिजली, पंखे हैं, पूरी की पूरी ना सप्लाई मिल सके। तो उन्हें पूरी सप्लाई कब मिलेगी, जब अच्छी वायर होगी, और अच्छी वायर के लिए आपको क्षेत्रफल कम रखना पड़ेगा ताकि प्रतिरोध क्या हो, क्षेत्रफल आपको ज्यादा रखना पड़ेगा ताकि प्रतिरोध कैसा हो, आपका कम हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल मोटा यूज करते हैं, मतलब मोटी वायर का यूज करते हैं, क्योंकि मोटी वायर का क्या होता है, क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो उसका प्रतिरोध कैसा होता है, कम होता है। बात समझ आ रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरोधकता। और इसका मात्रक पूछ लेता, ध्यान रखेंगे, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। ये बात ध्यान रखेंगे, इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, लेकिन प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, सॉरी देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, मच्छर द्वारा फैलता है, मच्छर द्वारा नहीं फैलता है।
कितना अच्छा घुमा के क्वेश्चन पूछा, देखो मच्छर द्वारा नहीं फैलता है। तो आपको पता है मलेरिया मच्छर द्वारा फैलता है, फाइलेरिया मच्छर द्वारा फैलता है, डेंगू मच्छर द्वारा फैलता है, लेकिन रेबीज किससे फैलता है? रेबीज फैलता है कुत्तों से। किससे भाई? कुत्तों से मच्छर रेबीज किससे फैलता है? कुत्तों से फैलता है। रेबीज किससे फैलता है? कुत्तों से फैलता है। आप लोगों का आंसर ये सबका सही गया होगा। तो ये 18 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। इसको आप करेक्ट कर लेंगे। थोड़े हमारे टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वो नींद में थे, तो इसलिए क्या है हमारा ये 20वां क्वेश्चन है, 20वां। ठीक है, तो 20वां क्वेश्चन हमसे कहता है कि यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है T बराबर 2 पाई और रूट में क्या होता है? L/G होता है। अब बताइए, यह भी दुगना हो जाएगा, यानी कि आवर्तकाल भी दुगना हो जाएगा अगर आप लंबाई बढ़ाओगे तो, या यह 1/4 हो जाएगा, या यह रूट 2 गुना हो जाएगा, या यह परिवर्तित नहीं होगा, या यह परिवर्तित नहीं होगा। मेरी बात समझो। तो अब मेरी बात समझो, हमें क्या है? लंबाई से रिलेशन लेना है। तो T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट में L के। L बोले तो लंबाई के, किसके भाई? लंबाई के। अब मेरी बात समझो, अब हमने क्या काम किया? आप लंबाई को क्या कर रहे हो? 2 गुना कर रहे हो। जैसे ही मान लीजिए T है हमारा, आपने क्या काम किया? लंबाई को 2L कर दिया। अब 2L कर दिया तो अब T बराबर क्या हो जाएगा? या T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहने दो, तो क्या हो जाएगा? रूट 2 हमारा अलग आ जाएगा और गुणा में क्या आ जाएगा? रूट में L आ जाएगा, रूट में L आ जाएगा। तो मेरी बात एक बात गौर से समझो, T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रूट 2 और रूट में क्या हो जाएगा? L। और इस L के ऊपर क्या रख देते हैं? अगर हम इसको T डैश मान लें, अगर हम इसको T डैश मान लें, इसको हम T डैश मान लें, इसको T डैश मान लें, तो T डैश बराबर हमारा क्या हो जाएगा? अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, ये साइन हटेगा हमारा, ठीक है नहीं। तो T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रूट 2 गुना हो जाएगा। और किसके रूट 2 गुना हो जाएगा? ये बात ध्यान रखेंगे, पहले वाले आवर्तकाल के, पहले वाले आवर्तकाल के। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? जैसे ही आपने लंबाई क्या करी? 2 गुना करी, तो 2 गुना करी हमने क्या है? रूट 2 बाहर निकाल लिया और इसको हमने नाम दे दिया, नए आवर्तकाल को T डैश दे दिया। और T डैश अनुक्रमानुपाती होता है रूट 2 के इंटू रूट L के। और जैसे ही हम इसको T डैश को हम निकालेंगे तो ये क्या है? पहले वाला आवर्तकाल जो हमारा T था उसका क्या हो जाएगा? रूट 2 गुना हो जाएगा। रूट 2 गुना हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा रूट 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? C ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है नहीं, बात समझ आ रही है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है नहीं, तो आपने कितने आपके सही गए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं उम्मीद रखता हूं आप लोगों से कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों के 20 में से कितने गए। और मैंने बता रखा है आपको बताना कैसे है। आपके 20 ऐसे लिखोगे नीचे और ऊपर लिख दोगे कि सर मेरे 19 आए, मेरे क्या है? 19 आए, मेरे क्या है? 18 आए। जितने भी आपके नंबर आए उतने आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अगर चैनल पर नए हो आप लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बिना लाइक किए ज़रूर मत जाना। ठीक है, तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।